नमस्ते। आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। बॉलीवुड ड्रग्स केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जी हां, रोज नए। इसी कड़ी में एनसीबी के हत्थे चढ़े राहिल विश्राम भी एक के बाद एक नए राज उगल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीबी की पूछताछ में राहिल विश्राम ने एनसीबी को अपने बॉस के बारे में बताया है। राहिल के इस खुलासे के बाद अब एनसीबी उसके बॉस की तलाश में जुड़ गई है। खबर है कि इसको लेकर एनसीबी ने छापेमारी भी की है। राहिल ने अब तक की पूछताछ में एनसीबी को बताया है कि वह जिस शख्स के लिए काम करता है उसे सब बॉस के नाम से जानते हैं। यह शख्स बड़ा पेडलर है और यह फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। राहिल अपने इसी बॉस के कहने पर सेलिब्रिटीज को मलाना क्रीम सप्लाई करता था। राहिल को ड्रग की दुनिया में सैम अंकल के नाम से जाना जाता है, जबकि बॉलीवुड में लोग उसे सैम ड्रग अंकल भी बुलाते हैं। राहिल विश्राम के इस खुलासे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। राहिल का बॉस आखिर कौन है? कैसे बॉलीवुड से जुड़ा है राहिल का बॉस? क्या राहिल का बॉस कोई एक्टर है या डायरेक्टर? क्योंकि मलाना हिमाचल का एक गांव है, तो ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट के तार हिमाचल से जुड़े हैं? राहिल का बॉस बॉलीवुड में किसको ड्रग्स सप्लाई करता है? इन्हीं सभी सवालों को तलाशने की करेंगे कोशिश, लेकिन उससे पहले हमारी संवाददाता की आप ये रिपोर्ट देखिए। राहिल को सैम अंकल के नाम से जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो राहिल एक बॉस नामक शख्स के लिए काम करता है और ये बॉस बॉलीवुड से जुड़ा कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर या फिर कोई प्रोड्यूसर भी हो सकता है। अगर एनसीबी बॉस तक पहुंचने में कामयाब रही तो कई बड़े चेहरों पर शिकंजा कसा जा सकता है। वहीं अब बात की जाए तो बॉस के कहने पर ही राहिल बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करता था। सूत्रों की मानी जाए तो राहिल के मोबाइल फोन से ही एनसीबी को बॉस के बारे में खबर मिली है। पूछताछ में राहिल विश्राम ने बताया कि किस तरह से उसके बॉस ने हिमाचल से लेकर मुंबई तक एक बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनाया था। मलाना क्रीम नाम के चरस को इसी ट्रैफिकिंग रूट से मुंबई से हिमाचल से लेकर मुंबई तक लाया जाता था। इस पूरे ट्रैफिकिंग रूट। जी हाँ, तो आपने हमारी मुंबई की दो संवाददाताओं को सुना। वो बता रही थी कि आखिर ये ड्रग्स के तार, पहले बात आई मुंबई, मुंबई से गोवा, गोवा से कर्नाटक, और अब ये तार हिमाचल तक जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। और आखिर मलाना क्रीम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को पहुंचाता कौन है, ये चिंता का विषय है। जी हां, चिंता का विषय इसलिए कि दादा साहब फाल्के ने जो इस फिल्म उद्योग की बुनियाद रखी थी, जो बीज बोया था, क्या आज उसकी चमक के पीछे नशे का कारोबार है? इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एनसीपी के प्रवक्ता, जी हां, बड़ी शालीनता से अपनी बात रखते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार और सरकार के साथ साथ मुंबई में जो ड्रग्स का कारोबार दिखाई दे रहा है और खासकर बॉलीवुड में, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। और गृह मंत्रालय, बृजमोहन जी आपके पास है। जी हां, मेरे साथ मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस सहायक आयुक्त शमशेर खान पठान साहब। चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन दिल में दर्द जरूर होगा कि आखिर मेरी मुंबई को किसकी नजर लग गई है। गणेश हिवारकर सुशांत सिंह के आप कोरियोग्राफर रहे हैं, आपने उन्हें थिरकना सिखाया था। इस समय ड्रग्स के इशारे पर क्या मुंबई यानी कि बॉलीवुड थिरकती है? ये चर्चा और चिंता का विषय है। सबसे पहला सवाल गणेश आपसे, क्या बॉलीवुड अब वाकई जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे आ रहे हैं, लोग तो ये तक कहने पर मजबूर हो गए हैं कि बॉलीवुड में अधिकतर, मैं सबको नहीं कह रहा, ना ही इंडिया न्यूज इस बात की पुष्टि करता है कि सारा बॉलीवुड ड्रग्स के नशे में है, लेकिन जो बातें एक देश की सबसे बड़ी एजेंसी जिसका जिम्मा है कि क्या ड्रग्स के कब्जे में, ड्रग्स के साए में बॉलीवुड है, तो ये सारी बातें और कलई खुलती हुई दिखाई दे रही है। गणेश, आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह से बॉलीवुड में क्या लंबे समय तक, क्योंकि कोरियोग्राफी का मतलब होता है बहुत देर तक डांस करना, थिरकना, बार बार प्रैक्टिस करना, तो क्या ये इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप ड्रग्स के नशे में आकर आप इस तरह की प्रैक्टिस करें? जैसा कहा जाता है अगर लेट नाइट शूट्स होते हैं
तो अभिनेता अभिनेत्री इसका इस्तेमाल और सेवन करते हैं। गणेश जी जी जी, क्या है, ये एक वंशा बनी है, एक मानसिकता बनी है कि आप ड्रग्स लेंगे तो यही बता के उनको ड्रग्स चालू की जाती है कि आप ये ड्रग्स लोगे तो अच्छा डांस कर पाओगे, ज्यादा एनर्जी होगी आपके पास, उसके बाद आप ज्यादा ये कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे, बहुत ज्यादा क्रिएटिवली कर पाओगे काम। लेकिन ये वंशा गलत है। साइकोट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने यही कहा है कि ये आप करने के बाद आपको ऐसा लगता है, मेंटली आपको ऐसा फील होता है कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको फील होता है क्योंकि आपके अंदर वो नशा आ गया है, ये होता नहीं है फैक्ट। और ऊपर के हाई लेवल पे 3 लेवल बॉलीवुड के हैं, जैसे फर्स्ट क्लास जो होता है ऑल करण जौहर ऑल, तो वो वहां पे उस लेवल पे ना 80% ड्रग्स है, ये फैक्ट है। कंगना रनौत ने बोला, गलत नहीं। सेकंड लेवल पे जो आते हैं कोरियोग्राफर्स, एक्शन डायरेक्टर्स वगैरह जो है, उस लेवल पे जो काम करते हैं वहां पे भी होता है, 60-70% वहां पे भी होता है। बस वो ड्रग्स का जो पैसे का जो ड्रग्स है उस हाई लेवल पे हाई क्वालिटी ली जाती है, वहां पे कम, और एकदम नीचे के लेवल पे गांजा, चरस वगैरह ये सब लिया जाता है। जैसे हम डांसर्स एसोसिएशन को बोलूंगा मैं, तो 80% वहां पे भी होता है, लेकिन गांजा, चरस ये सब का होता है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सब ये करे। जैसे इरफान पठान साहब हंस रहे हैं, लेकिन उनको पता होगी ये बात सच है। पठान साहब, गणेश का आप पर इशारा है, आपको जानकारी सब कुछ है, लेकिन आप मुंबई पुलिस की साख को बचाने में जुटे हैं। एक युवा पीढ़ी गर्त में बर्बाद हो रही है, इसको रोकने की बजाय आप जानते हुए ही इस पर कार्रवाई नहीं होती, ऐसा गणेश कह रहे हैं। एक मिनट, एक क्वेश्चन पूछूंगा और इरफान पठान साहब से कि इरफान पठान, शमशेर पठान, गणेश शमशेर पठान साहब हैं, इरफान नहीं। अरे शमशेर पठान का सेवन बाकायदा कराया गया। इन्होंने क्या कहा कि आर्टिस्ट को बोला जाता है अगर आप ड्रग लेंगे तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा करते आएगा, आपको स्टेप्स अच्छे करते आएंगे, आपको अच्छा डांस करते आएगा। ये गणेश जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैंने कल भी कहा था कि ये आर्टिस्ट जो है जो ड्रग ले रहे हैं, दे आर विक्टिम्स। उनको किसी ने बहका के उनको ड्रग दिया है और उनको आदी बनाया है। मैं कल भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि दे आर विक्टिम्स, और कोई एक एजेंसी है जो इनको ड्रग में डाल रही है। अब गणेश जी ने कहा कि उनके डांसर, कोरियोग्राफर, जो डांसर लोग हैं वो 80% ड्रग लेते हैं। अब मुझे बताइए गणेश जी ने क्या किया आज तक के? कंगना रनावत के या अपने वो उसका पूरा बीड़ा उठा के चल रहे हैं, तो आपने उन 80% लोगों को ड्रग से छुड़ाने के लिए क्या किया? या उन 80 लोग को ड्रग पठान साहब, आप गणेश से सवाल पूछे, इससे पहले मेरा सवाल पठान साहब आपसे है। आप मुंबई पुलिस में 35 साल आपने नौकरी की है, आप ये पूछ रहे हैं कि उनको ड्रग से छुड़ाने के लिए बॉलीवुड में किससे क्या किया? मेरा सवाल आपसे, वो ड्रग्स आखिर मुंबई पहुंची कैसे? मुंबई पुलिस से क्या किया? बात का पता लगना चाहिए। ये बॉस कौन है? ये बॉस का इनकाउंटर कर देना चाहिए। मैं कहता हूं ये बॉस जो है एक इनकाउंटर कर देंगे आप, ये ड्रग माफिया पूरा खत्म हो जाएगा। हम उनके साइड में नहीं है ड्रग माफिया के। खत्म करो, क्रश देम, फिनिश देम, एलिमिनेट देम। लेकिन ये लोग जो छोटे छोटे लोगों के थ्रू जो इंडस्ट्री में गणेश जी के हिसाब से जो ड्रग का मतलब है वो जो इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, मैं गणेश जी के बात को मैं रियली सैल्यूट करता हूं। उन्होंने खुद कहा कि वहां पर आर्टिस्ट को बताया जाता है कि आप ड्रग लीजिए, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आप ड्रग लीजिए, आपका परफॉर्मेंस बहुत देर चलेगा। ये गणेश जी ने कहा और खुद कबूल किया कि 80% कोरियो में जो नाचते हैं वो गांजा पीते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है कि वहां पर कोई डाल रहा है, कोई इनको भड़का रहा है, कोई इनको बर्बाद कर रहा है। उसको अलग एंगल से देखिए आप। बड़ी बड़ी मछलियां मत तलाश कीजिए उन आर्टिस्ट में। बड़ी मछलियां कौन है? ये बॉस जिसको आप ढूंढ रहे हैं। He should not be caught alive. He should be killed. ऐसे अगर मुंबई तो ये करेगा कौन? लेकिन देश के कानून के तहत होगा, देश के कानून के तहत होगा जो काम पुलिस को करना चाहिए। आखिर उन तक ये ड्रग्स, ये नशीले पदार्थ पहुंचते कैसे हैं? गणेश, आप अपना एक सवाल करें, फिर हमारे साथ शायना एनसी बीजेपी की प्रवक्ता आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, फिर हम सियासत पे चलते हैं। गणेश, आप सवाल करें। जी, मैं शमशेर पठान साहब, एक शो में मैं गया था आपके मुंबई पुलिस के शो में, आर्टिस्ट मेरे साथ में था। आप मुंबई पुलिस का हवालदार
वो आर्टिस्ट को ग्रीन रूम में परफॉर्मेंस के पहले आके आपको उसके हाथ में पुड़िया दे के जाता है, बोलता है ये सर का माल है, और वो पुलिस के ही शो में पुलिस का हवलदार उसको देते ग्रीन रूम के। तो आप क्या बोलेंगे? और पते की बात रही तो आप किसी भी मुंबई के ऑटो में बैठ जाओ और उसको बोलो कि सर मुझे गांजा चरस चाहिए, कहाँ मिलेगा? पता है, ऑटो वाले को पता है, तो पुलिस वाले को क्यों नहीं पता इतने सालों से? ऑब्वियसली सीधी सी बात है, पकड़ा क्यों नहीं अभी तक? जी गणेश, हमारे साथ शायना एनसी और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी है। मैं इनके पास जाऊं उसके पहले, जहां एक तरफ बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है, वहीं पर आप देखिए कि दिशा को लेकर भी अलग अलग जांच के एंगल और राज गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुशांत की मैनेजर की मौत की मिस्ट्री भी और ज्यादा उलझती जा रही है। जहां एजेंसियां एक तरफ दिशा की मौत का राज ढूंढ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया न्यूज की भी तफ्तीश इस केस में जारी है। हमारे संवाददाता दिशा की सोसाइटी में ही मौजूद एक ऐसी फ्लैट में पहुंची जिसकी बनावट बिल्कुल दिशा की फ्लैट के जैसी है। वहां हमें जो दिखा वो एकदम हैरान करने वाला था, आप भी देखिए। क्या सुशांत के मैनेजर की हत्या हुई? आठ जून की रात दिशा के फ्लैट में आखिर क्या हुआ था? क्या दिशा का मर्डर कर उसे बालकनी से फेंका गया? एक ऑडियो के वायरल होने के बाद ये सवाल उठ ही रहे थे कि इस बीच इंडिया न्यूज को अपनी पड़ताल में एक हैरान करने वाली चीज दिखी। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा उसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में जा पहुंचे जहां से दिशा की गिरकर मौत हुई थी। ये साफ कर दें कि ये अपार्टमेंट वही है मगर फ्लैट दूसरा है, क्योंकि इस अपार्टमेंट में सभी फ्लैट एक डिजाइन के बने हैं। इसीलिए इस फ्लैट में जाकर हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर दिशा की मौत कैसे हुई होगी। इंडिया न्यूज आज आपको उस जगह ले आया है जहां पर अब तक पूरी देश की नजर टिकी हुई है कि आखिरकार दिशा की मौत कैसे हुई। हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं, उस बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग से दिशा सालियन की गिरकर मौत हुई थी। जी हाँ, यह वही बिल्डिंग है, गैलेक्सी अपार्टमेंट जो मलाड इलाके में आता है। और इस बिल्डिंग के हम एक ऐसे रूम में हैं जो सेम टू सेम उसी तरीके से रूम है, यानी इसके ऊपर अगर फ्लोर की बात करें उसी फ्लोर पर दिशा सालियन की पार्टी हो रही थी और उस पार्टी में वो मौजूद थी। और उसी तरीके से 2 BHK फ्लैट में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको हम बताने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से दिशा सालियन की इस जो घर था रोहन राय का, उसमें पार्टी चल रही थी। आप देख सकते हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर हम इस वक्त आपको तमाम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये वही घर है, इसी तरीके का वही घर है, उसी तरीके का घर है जिसमें गैलेक्सी अपार्टमेंट का ये वैसा ही फ्लैट है जिसमें दिशा रहा करती थी। फ्लैट में अंदर घुसने के बाद हमें एक वैसी ही खिड़की दिखाई दी जिसके बारे में दावा किया गया कि दिशा सालियान की इसी खिड़की से कूदने या फिर गिरने की वजह से मौत हुई। कमरे में हमें साफ दिखा कि कैसे खिड़कियों के ऊपर इंसान के कमर तक की रेलिंग बनी हुई है। मतलब साफ है कि कोई इंसान इतनी ऊंची रेलिंग होने के बाद गलती से या नशे से यहाँ से गिर नहीं सकता है। जी हाँ, आपने देखा हमारे संवाददाता जिस ठीक उसी तरह के फ्लैट में, यानी वो फ्लैट नहीं जिसमें दिशा सालियान रहती थी, ठीक उसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में जाकर बता रहे थे कि आखिर वहां पर क्या क्या हुआ और क्या क्या हो सकता है। क्योंकि दिशा सालियान ने, जैसा कहा जा रहा है, वो 14वीं मंजिल से छलांग लगाई थी। वो छलांग थी या ढकेला गया था, इसी पर अब राज गहराता जा रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शायना एनसी और एनसीपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रिजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शायना जी, आपने देखा कि दिशा जिस बिल्डिंग में रहती थी वहां का फ्लैट और दिशा को लेकर, उनकी आत्महत्या को लेकर रोज एक जो नई कहानी आ रही है, उसके तहत आपको लगता है, कल आपने मेरे ही शो में इस बात की मांग की थी कि आप अपनी पार्टी के आला कमान से दिशा सालियान की भी मौत, दिशा सालियान की सुसाइड की भी सीबीआई जांच की मांग करती हैं। आगे ये बात कुछ बड़ी? देखिए मनीष जी, सीबीआई की जांच कब मांगते हैं? तब मांगते हैं जब पुलिस ने तहकीकात नहीं की और पुलिस ने क्लीन चिट दिया और कहा कि ये ओपन एंड क्लोज केस है और सुसाइड है।
ड्रग्स को लेके सब समझ नहीं रहे हैं कि जो गंभीरता है ये सिर्फ फिल्म लाइन या फिल्म जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट में भी कहा और हमारे आदरणीय गृह मंत्री ने कहा कि कोई भी जनरलाइजिंग करने की आवश्यकता नहीं है कि बॉलीवुड और ड्रग्स का जो ये तालमेल है वो सिर्फ एक इंडस्ट्री तक सीमित है। लेकिन इसको खत्म करना कब हो सकता है? जब दिशा और सुशांत सिंह जैसे केसेस में जो नारकोटिक्स ब्यूरो सबके सामने ये सब सच्चाई पेश कर रही है, तो उससे चेतावनी भी होती है और कहीं न कहीं समझ में आता है कि मुंबई पुलिस किसको शरण देना चाह रहे थे और क्यों। ये पॉलिटिकल इंसुलेशन क्यों दिया गया है? राहिल का ये जो स्टेटमेंट है या फिर अन्य जो लोग मौजूद जो थे जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, तो पुलिस ने इसका कॉग्निसेंस क्यों नहीं लिया? और नहीं लिया इसलिए सीबीआई क्राइम को इंस्पेक्ट कर रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फाइनेंसेस को और नारकोटिक्स ब्यूरो देख रही है कि ये ड्रग एंगल को खत्म कैसे किया जाए। जी शायना जी, मुझे जितना आपके बारे में जानकारी है, बॉलीवुड और पेज 3 की कई बड़ी हस्तियों को आप जानती हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि बॉलीवुड नशे की गिरफ्त में है? क्या ड्रग्स का कारोबार, कभी आपको इस बात का एहसास हुआ? देखिए, मैं कोई जजमेंट नहीं देना चाहती हूँ या कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना मेरे बस की बात नहीं है और किसी और का भी नहीं होना चाहिए। आपको मुझे ये समझ में है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपनी जांच कर रही है और वो सच्चाई सबके सामने आना चाहिए। लेकिन मैं जरूर कहूंगी मनीष जी कि आज जो लोग उलझा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको डिप्रेशन था, मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए साइकाइट्रिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो बिल्कुल अलग होता है। मैरिजुआना, कोकेन, हेरोइन का जो ये पूरा रैकेट है, प्रोक्योरमेंट टू सप्लायर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन, दिस नीड्स टू बी बस्टेड इन टोटलिटी। और उस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपनी जांच जरूर करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सच्चाई दोनों केसेस में बाहर आए। जी, दोनों मामलों में सच्चाई सामने आए। हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं। बृजमोहन जी, देखिए एक फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब, अब क्या ये बननी चाहिए बहकती मुंबई, बहकता बॉलीवुड? बहकती मुंबई। मनीष जी, भारत में ड्रग का जो मामला है इसको हम हल्के में नहीं ले सकते और इसको खाली हम मुंबई तक या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं कर सकते। इसमें इस समय पूरा हिंदुस्तान शायद इसके साम्राज्य फैला हुआ है। अभी आप देखिए कि कर्नाटक में जिस प्रकार से फिल्मी दुनिया के लोग पकड़े गए, जिस प्रकार से भी लगातार वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, छापे डल रहे हैं, ठीक उसी तरह ऐसे महाराष्ट्र में हो रहा है। और इसी तरह अभी उत्तर प्रदेश में भी 2 गैंग पकड़े गए थे, एक का नाम था आगरा गैंग, एक का नाम था मथुरा गैंग, और उनसे भी बहुत सीजर हुआ है ड्रग्स का। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पे जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सारे राजनीतिक दलों में गंभीरता है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति कम से कम ड्रग के मामले में किसी के साथ ना खड़ा हुआ है, ना किसी को सहयोग देता है, ना किसी का संरक्षण करता है। ये बात आप पक्का समझिएगा। लेकिन आज जिस प्रकार की बातें चल रही हैं उससे एक भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कि दूसरे राज्यों की, जैसे गणेश जी ने भी कहा। और लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर आपकी पुलिस क्या कर रही है? ये सारी बातें आपको भी पता है, एजेंसीज को भी पता है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर 20 साल पहले से भी मुंबई में था, आज ही ये सारी बात और ये खुलासे हो रहे हैं, तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? यही चिंता है, क्योंकि इसमें एक कॉमन जुरिसडिक्शन होता है। इसमें यह नहीं है कि एनसीबी ही काम करे, इसमें मुंबई पुलिस भी काम कर सकती है। और निश्चित रूप से देश में ऐसे अपराधी जो इससे जुड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से पकड़ में भी आएंगे और उनको सजा भी मिलेगी और देश को पता लगेगा कि इसमें किस प्रकार के लोग जुड़े हुए थे। जी हाँ। गणेश, मेरा सवाल आपसे है, आखिर बॉलीवुड की इस थाली में छेद कौन कर रहा है? वो एक आदमी नहीं है। क्या होता है, बड़े
में जब भी कोई इन्वॉल्व होता है, थोड़ा सा भी सेलिब्रिटी नाम कमाता है तो उसको ये आदत दिला दी जाती है। फिर उसके बाद उसके नीचे के सर्कल्स में ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नीचे के लोग ढूंढते हैं। जैसे कुछ कोरियोग्राफर, उसके डांसर्स भी ये डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं, और एक्शन डायरेक्टर में कुछ स्टंट वगैरह है जिनको ड्रग्स की आदत है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते ड्रग्स को, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू कर देते हैं। और इनकी लाइफ थोड़ा सा, ये खुद तो जाके ले नहीं सकते, फंसने का भी ये चांसेस होता है, तो ये उन लोगों को काम लगाते हैं। और एक दूसरे के अंदर सारे एक दूसरे के लोग ये राज जानते हैं। इसके लिए कोई बाहर नहीं आता एक आदमी, क्योंकि एक आदमी बाहर तो बाकी लोग सबके राज मिल जाएंगे। जी गणेश, आपकी नजर में आपने सुशांत को आपने डांसिंग सिखाई थी, कोरियोग्राफी सिखाई थी, आपको कभी ऐसा लगा था कि उसके आसपास के लोग इस तरह के कामों में लिप्त हैं? नहीं, जब तक मैं देखो छिछोरे फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद अक्टूबर स्टार्टिंग तक, सितंबर एंड तक मेरी बात हुई, तब तक तो उसकी लाइफ में कोई भी नशा नहीं था, बिल्कुल भी कोई भी ऐसा नशा नहीं था, इम्पॉसिबल। बिल्कुल भी ऐसा कोई नशा ना करता था, वो हेट करता था नशे से, हर नशे से नफरत करता था। जी हमारे साथ पठान साहब आपके जो डीबी स्क्वाड होता है, हर पुलिस स्टेशन का एक डीबी स्क्वाड होता है, आपके मुखबिर होते हैं, खबरी होते हैं, क्या आप लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पाती कि आखिर ये कारोबार, ये पेडलिंग कहां चल रही है, कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, कौन इसका सरगना है, कहां से आता है? बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल कार्रवाई होती है, कई लोग पकड़े गए, कई लोग सलाखों के पीछे आज है। आप अगर आरटीआई अगर आप मार ले, मुंबई पुलिस का ड्रग के केसेस करे हैं तो पूरा मामला साफ हो जाएगा। लेकिन मेरी बात खत्म करने से पहले मैं शाहना जी को सैल्यूट करता हूं कि शाहना जी ने बहुत स्पष्ट बात कही आज, कि उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने कहा है इस मामले को बॉलीवुड से देख के मत देखिए, ये सब तरफ पे है, आप इसको आइडेंटिफाई बॉलीवुड से मत कीजिए। आई सैल्यूट शाहना जी कि शी इज कमिंग आउट विद द वेरी ट्रूथ। हम भी वो चाहते हैं। मनीष जी, मैं आपके माध्यम से एनसीबी और मुंबई पुलिस को मैं आह्वान करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, 2 ड्रग जो डीलर है, बड़े डीलर, इनका आप इनकाउंटर कीजिए, 2 लोग का 1-2 इनकाउंटर कीजिए। मैं कहता हूं 90% ड्रग खत्म हो जाएगा। 2 इनकाउंटर, ये बॉस कौन है, ये बॉस का इनकाउंटर होना चाहिए। मुंबई पुलिस ने ऐसी दादागिरी, मुंबई में दादागिरी बहुत थी, ये भाई लोग की, सब भाई भागे मुंबई से, दाऊद से लेके राजन से, मुंबई में सम्राट से, जिससे कई लोग को मार गिराया है, और मुंबई का अंडरवर्ल्ड जो है पूरा खत्म किया। ये काफी मुंबई पुलिस ने किया है। लेकिन ये जो चल रहा है फिल्म दुनिया में, ये छोटे मैंने बताया, शायद वहां पर निगाह नहीं गई, लेकिन इसको मैं दोष देता हूं ये गणेश जैसे लोगों को, कि जिनको पता है कि 80% लोग उनके स्पॉट में वो चरस पी के नाच रहे हैं और वो नचवा रहे हैं। उनको शर्म आना चाहिए आपको। आप एक जगह तो कहते हैं कि रिक्शा वाले से पूछो, वो आपको चरस बता देगा, रिक्शा वाले से पूछो, गांजा वाला बता देगा, और आप कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में सीक्रेसी होती है। गणेश, जिस पर्दे पर वो एक्टर, वो अभिनेता अभिनेत्री थिरकते हैं, जो साइड एक्टर थिरकते हैं, वो बेपर्दा हो गई अब बात। शमशेर पठान खान साहब कह रहे हैं कि ये आपका काम है, आप जैसे लोगों का काम है कि इस बात को उजागर करें। पुलिस ही खत्म। जी, मैं ये बोलता हूँ शमशेर पठान साहब, शर्म को मुंबई पुलिस करनी चाहिए, क्योंकि मैं कैसे मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करूं जब मैं मुंबई पुलिस के शो में ही हवालदार को देखता हूं कि वो ड्रग्स ला के दे रहा है आर्टिस्ट को, मैं कैसे किसको इन्फॉर्म करूं? जब मैं आपसे गणेश एक बात की ताकीद देना चाहता हूं, आप ऐसा कोई नाम न ले जिसकी आपके पास पुष्टि करने के लिए कोई प्रमाण हो। तो मेरा आपसे आग्रह है, आपकी बात को, आपके नामों को इंडिया न्यूज, देश के सवाल की टीम इस बात को तस्दीक नहीं करती। मेरा आपसे कहना है, अगर आपके पास प्रमाण नहीं तो कोई भी ऐसा नाम ना लें आप। नचवाया मनीष जी। हाँ गणेश। जी क्या बोल रहे, सुनाई नहीं, क्या बोल रहे थे? गणेश, मैंने कहा आप कोई भी नाम लेने से पहले, किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम लेने से पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आपके पास उसका प्रमाण हो। आपकी कही बातों को ना तो इंडिया न्यूज, ना ही देश के सवाल की टीम
इस बात की पुष्टि करती है? जी जी, जहाँ पे भी मुझे जाना पड़ेगा ना, जब मैं जाऊंगा, ऑब्वियसली मैं टेलीविजन पे मैं समझता हूँ ये बात प्रोटोकॉल होता है, वहाँ पे नाम मैं लेता भी नहीं हूँ किसी का। लेकिन एक बात बताइए, जहाँ पे अगर वो बोल रहे थे कि मुंबई पुलिस से गए क्यों नहीं आप, मैंने उनका यही जवाब दिया कि कैसे जाऊँ जब मैं सामने सामने देख रहा हूँ मुंबई पुलिस ही उनको प्रमोट कर रही है, ड्रग्स ला दे रही है, तो मैं किस पे भरोसा करूँ, किस पे भरोसा करूँ और कैसे जी पठान साहब, अगर आपको गणेश का सवाल मिला होगा, मैं बृजमोहन जी के पास चलता हूं। बृजमोहन जी, गणेश जिस बात की बात कर रहे हैं और जो हवाला दे रहे हैं वो उमंग कार्यक्रम का हवाला है, मैं ठीक कह रहा हूं गणेश? जी जी जी, उमंग फेस्टिवल। बृजमोहन जी, उमंग कार्यक्रम में जिस तरह से आप बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियों को बुलाकर जो पुलिस वेलफेयर का कार्यक्रम होता है, उस पर गणेश का सवाल है। बृजमोहन जी, गणेश जी ने जो एक कांस्टेबल की बात की है, एक कांस्टेबल मुंबई पुलिस नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये भी जरूरी नहीं है कि जो कांस्टेबल यूनिफॉर्म पहनकर आया है वो सचमुच कांस्टेबल है। बिल्कुल सही बात है, ये फिल्मी दुनिया है। इसमें कई बार सड़क पे हम देखते हैं कि 10 पुलिस वाले खड़े, पूछो तो पता लगता है शूटिंग चल रही है। ये गणेश जैसे लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं ये। लेकिन मैं गणेश जी से बात जरूर कहना चाहता हूं कि इसी मुंबई में कमा रहे हो और उसी में छेद कर रहे हो, मुंबई पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। पठान साहब, एक सेकंड में ये कहना चाहता हूं कि गणेश जी ने फिर भी हिम्मत की है, लेकिन उनको अब हिम्मत के क्या साथ हिम्मत? पुलिस को बदनाम करने की हिम्मत, खड़ा होना चाहिए। पुलिस को बदनाम करने की हिम्मत कहते हैं आप उनको? इनको वो उन लोगों के नाम खुद वहां औरतों को नशवा रहे हो, चरस पिला के और गांजा पिला के। 80% स्क्वाड चरस पी के रास्ता है इनके अंडर में। पठान साहब, मेरी बात सुन लीजिएगा। गणेश जी ने जो फिल्मी दुनिया के लोगों के नाम ये बताना चाहते हैं, इनको सामने आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, इनको मुंबई पुलिस का भी संरक्षण मिलेगा। बृजमोहन जी, गणेश से भी नाम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है वो बड़े ड्रग पेडलर। हालांकि एनसीबी अपनी पूरी कोशिश के तहत कई बड़े नामों को जीरो इन कर चुकी है। देश का सवाल की बहस में फिर एक बार आपका स्वागत है और मेरे साथ वो चारों मेहमान शायना एनसी, बृजमोहन श्रीवास्तव, शमशेर खान पठान और गणेश शिवारकर मौजूद हैं। शायना जी, मेरा सवाल आपसे है, आखिर जिस तरह से जांच को भटकाने की कोशिश हुई, अब एक तरह से यह देखा जा रहा है कि ड्रग्स के कनेक्शन का, ड्रग्स का जो नशे का नेटवर्क है उसकी भी तार देश के अलग अलग राज्यों में जुड़ रही है। तो आपको लगता है कि इस समय इस पर भी एक बहुत गहरी जांच होनी चाहिए? गिरफ्तारियां, माल की बरामदगी, इससे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और मैं इसके विपरीत कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन मनीष जी, जिस आपके पहले जो चर्चा हुई, उमंग के प्रोग्राम में बॉलीवुड का परफॉर्मेंस को लेके कोई सवाल नहीं उठ सकता है। एक वेलफेयर फाउंडेशन पुलिस के लिए जो इतने बड़े रोल मॉडल्स जाते हैं और परफॉर्म करते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन जो वो रोल मॉडल्स ड्रग का इस्तेमाल करते हैं तो उनको बॉयकॉट करना चाहिए, सोशली बॉयकॉट करना चाहिए। और लार्जर सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ मुंबई और बॉलीवुड तक सीमित है या नहीं है, वो एनसीबी अपनी तहकीकात में देखेंगे। लेकिन क्या मुंबई पुलिस ने शरण दी उन लोगों को जो ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे थे, जो सप्लायर्स प्रोक्योर कर रहे थे और जो मिडलमैन ने अपना काम किया, जो एनसीबी को जानकारी देनी चाहिए थी, उन्होंने शायद नहीं की इस बार। इसलिए हम बार बार चर्चा कर रहे हैं और मैं अभिनंदन देना चाहती हूं आपको मनीष जी और आपके चैनल को, क्योंकि आप गंभीरता से ड्रग का एंगल को फोकस कर रहे हैं और ये नहीं सेंसेशनलिज्म को लेके कि ये गुनहगार है या ये बेकसूर है, क्योंकि वो जजमेंट आपके और हमारे हाथ में नहीं है। हम चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ही करें और ना सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र में लेकिन पूरे देश में। बृजमोहन जी, शायना जी ने जो कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जब अगला कार्यक्रम हो उमंग का, जो कि पुलिस वेलफेयर के तहत होता है और प्रदेश के हर जिले में होता है इस तरह का पुलिस वेलफेयर कार्यक्रम, मेरा सवाल आपसे, अगली बार जब कार्यक्रम का आयोजन होगा तो क्या आप लोग इस बात की जांच करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि जिस अभिनेता को मंच पर बुलाया जा रहा है उसका इतिहास, उसका अतीत, उसका भूतकाल, उसका ड्रग्स के कनेक्शन या ड्रग्स के सेवन से बिल्कुल ना हो?
तो मैं शाइना जी को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को रखा है। Yes, और उमंग yes, yes. कार्यक्रम I also appreciate. उमंग कार्यक्रम से हम सारे लोग भी हमेशा सहमत रहे। और उमंग कार्यक्रम मुंबई पुलिस को ना खाली बढ़ावा देता है, बल्कि एक सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम होता है जिसमें सारे लोग शिरकत करते हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारी सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से और उन सभी एजेंसियों की तरफ से भी, क्योंकि आपकी ये चर्चा खाली कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, इसको देश की सारी एजेंसियां भी सुन रही है, मुंबई पुलिस भी सुन रही है। निश्चित रूप से इस मामले में इन बातों का ध्यान रखा जाएगा, जिससे कि वो जो कार्यक्रम है उसकी गरिमा, उसकी ख्याति और उसमें भाग लेने वाले जो लोग हैं उनका सम्मान अक्षुण्ण रहे और उनको किसी प्रकार से कभी कोई उन पे उंगली ना उठाने पाए। गणेश जी ने जो बात कही है ये गंभीर मुद्दा है, हम लोग सारे लोग इस मामले में चिंतित हैं और हम लोग चाहते हैं कि किसी भी हालत में ड्रग का जो साम्राज्य हिंदुस्तान में फैला हुआ है वो खत्म हो और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है जो इससे प्रभावित हो रही है वो इससे बचे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे कोई दीगर क्षेत्र हो, सभी जगह इस बात को रोका जाना जरूरी है। और इस पे हम लोग सब, आपका जो मुहिम चल रहा है इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइए, इस मुहिम में भी हम लोग साथ देंगे आपका, क्योंकि आप एक गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हैं, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रिजमोहन जी। हमारे साथ गणेश है। ब्रिजमोहन जी और गणेश उंगली उठा रहे हैं। आपने जो कहा है कि आखिर बॉलीवुड में, जिस तरह से गणेश ने इस बात को स्वीकारा कि बॉलीवुड में नशे का कारोबार, पेडलिंग और इसके साथ साथ इसका सेवन बड़े पैमाने पर हो रहा है। गणेश आप अपनी बात रखें, फिर मैं पठान साहब के पास जाऊं। अगर मुंबई पुलिस में वो कांस्टेबल वो बोल रहे कि पुलिस वाला था कि नहीं था, ठीक है, लेकिन किसी भी कोई पुलिस वर्दी पहन उमंग में आ सकता, उसको एंट्री है। और दूसरी बात ये तो नहीं करते ये सब। और अगर मुंबई पुलिस में वाकई में अगले शो में, ये तो पैसे देते नहीं आर्टिस्ट को, ये फैक्ट है, दुनिया जानती है, लेकिन अगर वेलफेयर के नाम पे अगर आर्टिस्ट कर रहे हो परफॉर्म, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वहां पे अगर आप ड्रग्स का पहले चेक करोगे और जाओगे तो आपके 3-4 आर्टिस्ट का नाम बता दो जो ड्रग्स नहीं लेते हैं, उनके अलावा और परफॉर्मेंस के लिए बचेगा ही नहीं। एक अक्षय कुमार है, अपने गोविंदा जी है, ये सब 2-4 अमिताभ बच्चन जी है, ये सब छोड़ के और कोई बचेगा ही नहीं जो परफॉर्म करेगा। गणेश, हम आपकी इस बात की पुष्टि नहीं करते। ये कार्यक्रम बहुत गंभीर मुद्दे पर चल रहा है और मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया था कि आप कोई भी नाम लेने से बचें। आपके पास अगर इसका प्रमाण नहीं तो आप किसी को सर्टिफिकेट ना दें। जी मनीष, मैं नाम वो ले रहा हूँ जो लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं और ये फैक्ट है। अक्षय कुमार जी नहीं लेते हैं, अमित यानी जिनके नाम आप नहीं ले रहे हैं आप उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। गणेश, आप ये जानते हैं, आप ये कहकर जिनके आप नाम नहीं ले रहे आप उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। गणेश, हाँ तो जी मैं अपनी पुष्टि मैं वापस ले लूंगा अगर वो मुझे प्रूफ कर दे कि भाई ब्लड रिपोर्ट दिखा दे मुझे कि भाई मैं ड्रग्स नहीं लेते। जो भी ड्रग्स के बारे में बोल रहा है आर्टिस्ट, वो मुझे ब्लड रिपोर्ट दिखा दे, फिर उसके स्टेटमेंट को माना जाएगा। देश की जनता तभी मानेगी जब आप मुझे स्टेटमेंट दे कि कोई अगर ड्रग्स के साइड में होके वो मुझे बस वो ब्लड रिपोर्ट दिखा दे कि हाँ मैं ड्रग्स नहीं लेता, ये मेरी ब्लड रिपोर्ट है, फिर हम उसकी स्टेटमेंट मानेंगे। लेकिन आप बिना ब्लड रिपोर्ट के कुछ भी आके बोलोगे तो नहीं मानेंगे। पठान साहब एक छोटा सा सवाल, पठान साहब आपसे एक छोटा सा सवाल, फिर मुझे केंद्रीय रक्षा मंत्री की एक संवाददाता यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। पठान साहब आपसे सवाल है, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड को भगाया था, आप ये कहेंगे कि मुंबई पुलिस ये भी सुनिश्चित करे कि मुंबई में ड्रग्स का जाल पूरी तरह से नेस्तनाबूत हो जाए? अरे आपको दिखेगा, ये इंक्वायरी खत्म होने दो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये अभी सुशांत का भूत खत्म होने दो, उसके बाद में मुंबई पुलिस एक्शन देखना आप, तब आप रश करोगे। ये मुंबई पुलिस है बोल के जी, आप सभी का, शायना एनसी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, शमशेर खान पठान साहब और गणेश हिवारकर, आप सभी का बहुत। वह जहां दुखद था वही दुर्भाग्यपूर्ण था और इससे भी आगे जाकर मैं कहना चाहूंगा कि वह अत्यधिक शर्मनाक था। मैं जानता हूं कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए जहां पर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है, वहीं पर विपक्ष का भी सहयोग अपेक्षित है। विपक्ष की भी संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह करना, यह अपेक्षित होता है, एक्सपेक्टेड होता है विपक्ष के द्वारा भी। लेकिन आम जनता के अंदर, आम किसानों के अंदर एक गलतफहमी पैदा करके
केवल निहित राजनीतिक स्वार्थ को साधने की जो कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के यह अनुकूल नहीं है। और यह दोनों विधेयक, मैं कह सकता हूं, किसान और कृषि जगत दोनों के लिए यह ऐतिहासिक हैं। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है, जहां पर भी उसको अच्छी कीमत मिले। न तो एपीएमसी समाप्त हो रही है और न तो एमएसपी समाप्त हो रही है। इसके पहले भी हमारी सरकार ने बराबर एमएसपी बढ़ाया है और जो यह वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी को जस्ट डबल करेंगे, तो उस लक्ष्य को काफी हद तक हमने हासिल करने में भी कामयाबी हासिल की है, लेकिन हम इसे और आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, प्रत्यक्ष सारे देश ने अपनी आंखों से उसे देखा है। हरवंश जी पत्रकारिता क्षेत्र में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और लोग अच्छी तरह परिचित हैं। मूल्यों में विश्वास रखने वाले, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उनकी छवि रही है। लेकिन सीधे उनके आसन पर तक चले जाना, और आसन तक जाना ही नहीं बल्कि आसन पर जाकर खड़े हो जाना, वहां पर जाकर रूल्स बुक को फाड़ डालना, और इतना ही नहीं है, वहां पर पहुंचकर रूल्स बुक को फाड़ना और अन्य भी जो कागजात रखे हुए थे उसे भी फाड़ देना और आसन के ऊपर चढ़ जाना। जहां तक मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि संसदीय इतिहास में कभी ऐसी घटना न तो लोकसभा में हुई है न राज्यसभा में हुई, और राज्यसभा में होना तो यह और बड़ी बात है। राज्यसभा को हम हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं। संसदीय परंपराओं में विश्वास रखने वाला कोई ही व्यक्ति निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना से आहत होगा। आज केवल भ्रामक तथ्यों के आधार पर हमारे देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, मैं भी किसान हूं। जी हां, किसान बिल पर मचे बवाल पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके साथ केंद्र के 6 मंत्री इस वक्त संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं।